राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहा करें। दोस्तों, जो मेरा है, आज मेरा यूजीसी का एग्ज़ाम हो गया और मैं उसके लिए आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा कि एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न आए और मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। इस बारे में हम उस पर चर्चा करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बिल्कुल डिटो जो पेपर बनाया था, तो मैंने पिछला पीवाईक्यू के जो सेट कराए थे उनमें से मैंने एक सेट ढूंढा है, डिटो वैसा ही प्रश्न आया था, तो उसको मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपका कल परसों परसों 14 तक आपके पेपर अभी बचा है तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इससे लाभ उठा सकें। तो नीचे सबसे पहले तो तालिका ही आई थी आपकी, जिसमें परसेंटेज कैलकुलेट कराई थी और उसमें अंतराल और ये सारी चीज़ें पूछी थी। वहाँ दोस्तों मेरे में दो तालिका आई थी एक ही में। चलिए, यहाँ पे एक ही है। तो यहाँ हॉस्पिटल रिपोर्ट किया गया रक्त समूह WXYZ, ये हॉस्पिटल दिए गए हैं। ओके, तो किस अस्पताल में सर्वाधिक नेगेटिव रक्त समूह रिपोर्ट किए। तो यहाँ आपके जो हैं, हम कैसे बताएंगे, हम बस तालिका देखेंगे। डी अस्पताल W है, W में टोटल 1000 लोग हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर ये सब दिया है। तो हमने क्या किया, सबका कैलकुलेट किया, तो जिसमें सबसे ज़्यादा आए वो है आपका दोस्तों W में 250 आए नेगेटिव। ऐसे एकत्र किए गए रक्त के नमूनों की कुल संख्या में ए नेगेटिव रक्त समूह कितने प्रतिशत है। तो सी है आपका 13.33%। ये सब हमने तालिका से देख लिया। तो यहाँ पे मैं आपको पेपर सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, वो मैं आपको पहले पीवाईक्यू की वीडियो में करा चुका, समझा चुका कि कैसे आएगा। यहाँ पे बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान से देखें दोस्तों, ताकि आप इससे लाभ उठा सकें। चलिए, अस्पताल W आपका टोटल ये निकल आया। तीसरा है ए पॉजिटिव केसों और ए नेगेटिव केसों के बीच क्या अनुपात है। रेशियो, वहाँ पे भी रेशियो पूछा मुझसे, परसेंटेज पूछी, तो प्रतिशत और अनुपात भी पूछा। तो यहाँ पे हम देखें तो बी है आपका 9:4 जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए, आप यहाँ एक बार देख लीजिए कि इन्होंने कैसे निकाला है। ए पॉजिटिव केस और ए नेगेटिव बीच का अनुपात अपॉन में रख दिया, तो सबको प्लस कर दिया, 900/400 आ गया, 9:4 आ गया। ठीक है, चौथा प्रश्न आपको दिख ही रहा है। रिपोर्ट किए गए कुल पॉजिटिव केसों में बी पॉजिटिव केसों का प्रतिशत कितना है। 48.57, 47.57, 49.57 और 46.11। तो ये आपका दोस्तों सही उत्तर हो गया। चलिए, कुल पॉजिटिव केसों में बी पॉजिटिव केसों का प्रतिशत, बी पॉजिटिव केसों की संख्या, ए पॉजिटिव तथा बी पॉजिटिव केसों की संख्या इंटू 100। तो यहाँ पे इनका ये आंसर आ गया 48.57%। फिफ्थ वाला क्वेश्चन अगर आप देखो तो उसमें भी तालिका में रिपोर्ट किए गए रक्त समूह का प्रतिशत कितना है, तो वो आपको निकालना है। दोस्तों, आज मैंने भी जो तालिका में एक प्रश्न किया तो उसमें भी ये परसेंटेज यहाँ मुझे देना था, लेकिन वो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि उसका सही उत्तर ऑप्शन में नहीं है, तो मैं उसको छोड़ के आया हूँ। मैंने उसको नहीं किया क्योंकि उसमें नहीं समझ आ रहा था, जो भी कैलकुलेट कर रहे थे तो वो उत्तर नहीं आ रहा था। चलिए, अब हम यहाँ पे छठवें प्रश्न से आपको शुरुआत करते हैं, क्योंकि 5 तो तालिका के थे और तालिका आप मेरी बाकी पीवाईक्यू की वीडियो देख लीजिए, तभी आप कर पाएंगे। तो 5 यहाँ से हम करते हैं। निम्नलिखित में से क्या सहकारी अधिगम की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। अच्छे अधिगम और सामाजिक कौशल को विकसित करने का अनुभव, विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार से दबे हुए महसूस करें, विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक संबंध निर्माण, एक दूसरे व्यक्तिगत ध्यान व सहायता देना। तो बी जो है आपकी, विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार से दबे हुए महसूस करें। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो ये छठवां प्रश्न है, सेम ऐसा ही प्रश्न आया था, कुछ अलग नहीं था और मैं वो सही करके आया हूँ। इसीलिए मैंने आपको ये वाला सेट उठाया है, ताकि मैंने इसके सारे प्रश्न देख लिए, लगभग समान है, मैं इसको करके गया था ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको करंट मिल रहा है, हिंदी GS सब कुछ मिल रहा है। नेट JRF के पेपर 1 पेपर 2 भी चल रहे हैं। अब जो है आपको, अगर जून के लिए आपके नेट की थ्योरी की क्लासेस चलेंगी। ठीक है दोस्तों, जून के लिए नेट की थ्योरी क्लासेस चलेंगी। और दोस्तों, जून के नेट के बाद आपको RO का एग्ज़ाम है 11 तारीख को फरवरी को, और APS का एग्ज़ाम भी है जनवरी में। तो उसके लिए दोस्तों PY की आपको कंटिन्यू मिलेंगे।
तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, मुझको सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, तो चलिए। विद्यार्थी सीखते एक साथ है परंतु निष्पादित अकेले करते हैं, सिद्धांत निम्न में से किसका उदाहरण है? तो वो है आपका व्यक्तिगत दायित्व। और ये दोस्तों व्यक्तिगत दायित्व का सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि विद्यार्थी सीखते एक साथ है परंतु निष्पादित अकेले करते हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तब अस्तित्व में आता है जब प्रत्येक व्यक्ति के चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके कोड बहुत आए थे और आपका सम्मेलन भी काफ़ी आया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ अध्यापन का मॉडल, विकासक, सकारात्मक अंतर्निर्भरता, संरचित जांच, भूमिका निर्वाह और विधि शास्त्रीय जांच। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो है आपका फैन शेफ्टेल, डेविड जॉनसन, डोनल ओलिवर और जेम्स शेवर, रॉबर्ट स्लाविन। तो दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बी, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, सकारात्मक निर्भरता डेविड जॉनसन, बी का सेकंड, सी, बी का फर्स्ट है दोस्तों, ए का है आपका सकारात्मक निर्भरता रॉबर्ट स्लाविन, संरचित जांच डेविड जॉनसन और आपका है, माफ़ करिएगा दोस्तों, आपका सही उत्तर बी है, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। तो आपका जो मैं पहले बताया सकारात्मक आत्मनिर्भरता डेविड जॉनसन और संरचित जांच है दोस्तों आपकी रॉबर्ट स्लाविन और भूमिका निर्वाह है दोस्तों आपकी फैन शेफ्टल और विधि शास्त्रीय जांच है आपकी डोनल ओलिवर और जेम्स शेवर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां प्रशिक्षु केंद्रित अध्यापन विधियां हैं? क्रियाशील अधिगम, सहकारी अधिगम, आगमनात्मक अध्यापन व अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो ए बी सी, बी सी डी, केवल ए और डी, केवल ए सी डी। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है और ए है आपका ए बी सी, आपका ए एकदम दोस्तों सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं प्रशिक्षु केंद्रित अध्यापन विधियों की विशेषता, प्रशिक्षुओं के कौशल का विकास, प्रशिक्षुओं की रुचि के आधार पर अधिगम प्रक्रिया, इंटर्नशिप प्रोग्राम, सहकारी अधिगम, परियोजना आधारित अधिगम, आगमनात्मक अध्यापन और क्रियाशील अधिगम। ठीक है दोस्तों, अध्यापन के विशिष्ट मॉडलों से विविध प्रकार के विचारों में वृद्धि होती है। संकल्पना रचना ऐसा एक मॉडल है जो आगमनात्मक रूप से समस्या समाधान का प्रशिक्षण देता है। संकल्पना निर्माण के चरणों के सही क्रम की पहचान कीजिए। मदों को सदस्यों के समान गुणों की श्रेणियों में रखना, विषय समस्या की पहचान, श्रेणियों के लेवल विकसित करना, विषय समस्या के संगत आंकड़ों की गणना करना। तो दोस्तों यहाँ जो आपका सही उत्तर है वो सी, बी डी ए सी। बी है आपका विषय समस्या की पहचान करना, विषय समस्या के संगत आंकड़ों की गणना करना, मदों के सदस्यों के समान गुणों की श्रेणियों में रखना और श्रेणियों के लिए लेवल विकसित करना। ठीक है दोस्तों, चलिए। जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसे विवाद पर इसके प्रभाव को क्या कहा जाता है? आइए दोस्तों, बड़े आराम से आप प्रश्न कर सकते हैं। आत्मचेतना, प्रक्रियात्मक, कृत्रिमता और तादात्म्य प्रभाव। तो दोस्तों इसको कहा जाता है प्रतिक्रियात्मकता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिज्ञा, शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति से सार संक्षेपण और व्याख्या करने को क्या कहा जाता है? गुणात्मक पुनरीक्षा, यथार्थपरक पुनरीक्षा, वृत्तांत पुनरीक्षा और अति पुनरीक्षा। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, सी है वृत्तांत पुनरीक्षा। अभिज्ञात शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययन का गुणात्मक रीति से सार संक्षेपण और व्याख्या करने को वृत्तांत पुनरीक्षा, नैरेटिव रिव्यू कहा जाता है। वृत्तांत पुनरीक्षा किसी विषय पर वर्तमान ज्ञान का एक व्यापक, महत्वपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण है जो ये शोध प्रक्रिया एक अनिवार्य हिस्सा है। शोध में असंगत चरों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? उपकरण का परिवर्तन, यादृच्छिकरण, मिलान करना, चरों को हटाना, शोध विधि को परिवर्तित करना। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका बी, केवल बी, सी और
डी, बी आपका सही उत्तर है, बी, सी और डी। यादृच्छिकरण, मिलान करना और चरों को हटाना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर हम चलें तो अगला प्रश्न है हमारा अभिकथन और तर्क। ये प्रश्न दोस्तों मेरे पेपर 2 में काफ़ी आए थे, अभिकथन और तर्क। दोस्तों आपको बता दूं पेपर 2 जो है वो मेरा राजनीति शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस। मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि नेट आप तभी क्लियर कर पाओगे जब आप उसमें कंटिन्यूटी रखोगे, आप लगातार उसको समय दोगे। आप कुछ दिन पढ़ के आपके नेट क्लियर होने में बहुत बाधा आएगी, आप बड़ी आसानी से तभी क्लियर कर पाओगे जब आप लगातार उसको पढ़ते रहोगे। तो अभिकथन ये है, गुणात्मक शोध में अनन्य केस अभिविन्यास संभव है जिसके बाद में केस पारीय क्रॉस विश्लेषण हो सकता है। कारण है, अभिकल्प लोच गुणात्मक शोध प्रामाणिकता चिन्ह है क्योंकि इसमें स्थिति संबंधी परिवर्तन हो सकते हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चयन कीजिए। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य लेकिन आर सत्य है, तो इनके जो विकल्प हैं दोस्तों वो हमेशा समान रहते हैं। तो ए जो है वो आपका एकदम सही उत्तर है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो ए आपका सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपकी फिर से मैचिंग आ गई। वैधता का प्रकार और परावर्तन रिफ्लेक्शन। प्रत्यक्ष फेस वैधता, समवर्ती वैधता, रचना और भविष्य सूचक, उपकरण की उपयुक्तता का संकेतक, मापन की सीमा का संकेतक, एक नए परीक्षण की पूर्व स्थापित परीक्षण से तुलना और किसी मापनी पर एक स्कोर जिस सीमा तक किसी मापदंड पर स्कोर का पूर्वानुमान करता है। तो दोस्तों यहाँ जो आपके हैं वो आपका सही उत्तर है डी, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। तो यहाँ दोस्तों माफ़ करिएगा, चलिए दोस्तों संप्रेषण का यह मैं हूँ पहलू क्या प्रदर्शित करता है? श्रोताओं की प्राथमिकता, वक्ता का व्यक्तित्व और अह केंद्रित दृष्टिकोण, आत्मविश्वास का निम्न स्तर। तो बी है वक्ता का व्यक्तित्व। संप्रेषण का यह मैं हूँ पहलू वक्ता का व्यक्तित्व प्रदर्शित करता है। संप्रेषकों को जिन सुनहरे नियमों का पालन करना चाहिए वे हैं, उन्हें विलग होना चाहिए, उन्हें कोई पक्ष लेना चाहिए, उन्हें सुना जाना चाहिए, उन्हें समझा जाना चाहिए, उन्हें सराहा जाना चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सही उत्तर का चयन जो है वो आपका डी है। केवल सी, डी और ई, उन्हें सुना जाना चाहिए, उन्हें समझा जाना चाहिए, उन्हें सराहा जाना चाहिए। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, उनको समझा जाना आवश्यक होता है, उनको यथासंभव उत्साहवर्धन आवश्यक होना चाहिए। दोस्तों आपसे मैं ये नेट JRF से जो भी रिलेटेड न्यूज़ होगी नए सिलेबस को लेके आपके उसी हिसाब से क्लासेस चलेंगी। आपका जो भी न्यूज़ आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहें और शॉर्ट्स और वीडियोस के माध्यम से आपसे पहुंच जाएगी। अभी तक दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं बन पाया है समय का अभाव होने के कारण, लेकिन आज मेरा एग्ज़ाम हो चुका है तो मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल भी आज या कल में मैं आपके लिए बना दूंगा। अभिकथन, कक्षा में संप्रेषण सक्षमता ज्ञान की शक्ति से संबंधित होती है। कारण, संप्रेषण सक्षमता कक्षा के संदर्भ में अपेक्षित संप्रेषण करने के विकल्प प्रदान करती है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों ए और आर ये विकल्प हमेशा समान रहते हैं, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षागत भाषण के निम्नांकित तथ्यों को सही क्रम में रखें। प्रस्तावना, वर्णन, पुनर्निर्देशन और स्पष्टीकरण और उपसंहार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका डी, ABECD। प्रस्तावना, वर्णन और है आपका उपसंहार, पुनर्निर्देशन और स्पष्टीकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ से फिर से हमारी मैचिंग आ गई। विद्वान और संप्रेषण चर, आदिशंकर, भरतमुनि, पाणिनि और रामानुज। दोस्तों ये चारों भारतीय हैं, आपको इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। आज भी ये पाणिनि से रिलेटेड और ये प्रश्न आया था कि तक्षशिला में कौन कौन लोगों ने शिक्षा ली थी, तो उसमें पाणिनि जी का नाम था
और भी कई लोग थे। तो इनका दोस्तों जो सही उत्तर है, आइए, इनका जो सही उत्तर है वो है आपका ए है आपका ए का 4। आदिशंकर अंतर्व्यक्ति संप्रेषण, और भरत मुनि का है दोस्तों रस की अवधारणा, और पाणिनि का है व्याकरण का महत्व, और रामानुज का है दोस्तों देशी भाषा का प्रयोग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से 3105 की निकटतम और 21 द्वारा पूर्ण विभाज्य संख्या कौन सी है? तो दोस्तों वो है आपकी 3108। आप भाग दे के देख लीजिए, जिसका 21 से पूरा भाग चला जाएगा वही आपकी संख्या हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 कथन 2। मीटर सेकंड में दी गई चाल को किलोमीटर घंटा चाल में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। कथन 2, किलोमीटर घंटा में दी गई चाल को मीटर सेकंड चाल में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं। तो उपरोक्त नीचे दिए गए विकल्प में, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बी। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। बी आपका दोस्तों एक भी कथन यहाँ सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर जब हम चलेंगे, तो ये जो प्रश्न आपके सामने है, ऐसा प्रश्न और भी आए थे आज एग्जाम में, नंबर सीरीज का प्रश्न आया था। नीचे दिए गए अनुक्रम में कितने पद हैं? 1 2 3 1 2 4 8, और ये 40 96 तक है। तो आपका सही उत्तर है 13। अब 13 कैसे, आप यहाँ पे देखो तो 1 का डबल करके 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, ऐसे करेंगे जब तक 4096 तक ना पहुँच जाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 24√5 ये आपका इन्फिनिटी बार तक है। √5 का मान क्या होगा? तो ए है 5। सूची 1 को सूची 2 का मिलान की, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2। समपूरक कोण 90 डिग्री से कम कोण, कोटिपूरक कोण दो कोण जिनका योग 180 डिग्री, न्यून कोण और अधिक कोण। दोस्तों बहुत आसान है, तो इसका जो सही उत्तर है वो सी। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट। तो संपूरक कोण दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। कोटिपूरक कोण दोस्तों आपके होंगे माफ करिएगा दोस्तों, हाँ, कोटिपूरक कोण आपका होता है दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। और है आपका न्यून कोण दोस्तों आपका होगा 90 डिग्री से कम कोण, और अधिक कोण आपका होगा 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम कोण। चलिए अगले प्रश्न की जब हम बात करेंगे, तो अगला प्रश्न आपके कथन है, कथन 1 और कथन 2। न्याय पद्धति के व्याख्याता द्वारा अनुमान के भौतिक पहलुओं पर अधिक बल दिया जाता है। कथन 2 है, पाश्चात्य तर्क में न्याय की अभिव्यक्ति के आंतरिक पहलू पर अधिक बल दिया जाता है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। न्याय भारतीय दर्शन के 6 दर्शनों में से एक प्रमुख दर्शन है। यह दर्शन मुख्यतः ज्ञान मीमांस पक्ष पर जोर देता है। दायित्व है कि पाश्चात्य दर्शन न्याय की अभिव्यक्ति के आकारिक पहलू पर अधिक बल देता है। भारतीय दर्शन मुक्त तत्व मीमांस एवं ज्ञान मीमांस दोनों पहलू पर समान मात्रा में जोर देता है, जबकि पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान मीमांस पहलू पर अधिक जोर दिया जाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों। कथन 1 है, किसी तर्क के मूल्यांकन में 2 चरण शामिल होते हैं, अर्थात आधार वाक्यों और निष्कर्षों के बीच संबंध का मूल्यांकन करना तथा आधार वाक्यों के सत्य का मूल्यांकन करना। कथन 2 है, निगमनात्मक तर्क जिनमें निष्कर्ष आधार वाक्यों से वास्तविक रूप से निकलता है वैध कहे जाते हैं, और जिनके आधार वाक्य भी सत्य होते हैं वे सुदृढ़ तर्क कहे जाते हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर है दोस्तों आपका कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 सत्य लेकिन कथन 2 असत्य है। तो ए जो है दोस्तों आपका वो आपका सही उत्तर है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। ए आपका सही उत्तर है। चलिए
किसी पद श्रृंखला को बढ़ाते हुए क्रम में कब माना जाता है? जब श्रृंखला में प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्ववर्ती पद द्वारा निर्दिष्ट वर्ग से अधिक सदस्यों वाले वर्ग को निर्दिष्ट करता है। जब वर्ग का आकार प्रत्येक उत्तरवर्ती पद में बड़ा होता जाता है। जब श्रृंखला में प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्ववर्ती पद द्वारा निर्दिष्ट करता है। तो जब वर्ग का आकार प्रत्येक उत्तरवर्ती पद में छोटा होता है। तो आपका सही उत्तर है ए और बी। ए और बी हैं। जब वर्ग का आकार प्रत्येक उत्तरवर्ती पद में बड़ा होता जाता है। जब श्रृंखला में प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्ववर्ती पद द्वारा निर्दिष्ट वर्ग से अधिक सदस्यों वाले वर्ग को निर्दिष्ट करता है। चलिए, अनुमान के मामले में न्याय के अनुसार न्यायिकी तर्क के निम्नांकित 5 चरणों को क्रमानुसार रखें। पहाड़ पर आग है रसोई। दोस्तों, ऐसा प्रश्न भी आया था। लगभग ये पूरे ही प्रश्न आए थे। इनकी संख्या अलग हो सकती है, लेकिन पूरा सेट ऐसा ही था, इसीलिए मैंने आपका ये वाला जो है वो उठाया है। पहाड़ पर आग है रसोई घर की तरह पहाड़ पर आग के साथ धुआं भी है, इसलिए पहाड़ पर आग है। धुएं के कारण जहां धुआं उठता है वहां आग होती है, जैसा कि रसोई घर में होता है। नीचे देगा। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर है वो है ADEBC। ADEBC। चलिए, पहाड़ पर आग है प्रतिज्ञा, धुएं के कारण हेतु, जहां धुआं है वहां आग होती है। उदाहरण, रसोई घर की तरह पहाड़ पर आग के साथ धुआं भी उपनय है, इसलिए पहाड़ पर आग। निष्कर्ष, न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निष्कर्ष। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है। नीचे 2 कथन दिए, कथन 1 और कथन 2। यदि 2 चीज़ों के बीच कार्य कारण संबंध होता है तो उन दोनों के बीच नियत साहचर्य व्याप्ति का संबंध माना जाता है। कथन 2, यदि 2 चीज़ों के बीच उपजाति वंश के रूप में संबंध होता है तो उन दोनों के बीच नियत साहचर्य का संबंध माना जाता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। तो दोस्तों, दोनों कथन सत्य हैं। चलिए, कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर के 5 प्रश्न आएंगे। अभी आपका गद्यांश और आएगा। कंप्यूटर में ASCII का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए, किसी प्रतिष्ठित कंपनी ने अपने नेटवर्किंग आर्किटेक्चर और वाइड एरिया कनेक्टिविटी के प्रबंध और रखरखाव के लिए श्री हर्ष को नौकरी पर रखा। निम्नलिखित में से कौन सा उसका सर्वोपयुक्त जॉब प्रोफाइल होगा? तो सी है दोस्तों, नेटवर्किंग इंजीनियर। चलिए, कथन 1, कथन 2, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी विशिष्ट एप्लीकेशन के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम का सेट होता है। कथन 2, हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक और मूर्त भागों को दर्शाता है। तो दोस्तों, यहाँ जो है कथन 1 कथन 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। तो आपका कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। हाँ दोस्तों, MS DOS और MS Excel का एक और प्रश्न आया था। माइक्रोसॉफ्ट DOS, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जैसे विंडोज 95, 98 और विंडोज 2000, XP, विस्टा 7, 8, 10 इत्यादि। एप्पल का मैक OS और एंड्रॉयड OS हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक एवं मूर्त भागों को दर्शाता है। मल्टीमीडिया फाइल्स वे दस्तावेज हैं जिनमें निम्नलिखित संयोजन होता है। टेक्स्ट पार्ट, फोटोग्राफ, वीडियो, कंप्यूटर, ऑडियो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ACD, केवल ABCD, केवल BCDE। तो बी आपका सही उत्तर है, केवल ABCE। टेक्स्ट, फोटोग्राफ, वीडियो और ऑडियो। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका। नीचे 2 कथन दिए गए। कथन 1, वेबिनार के माध्यम से मेजबान संगठन का वक्ता किसी भी स्थान पर बैठे दर्शक के साथ मल्टीमीडिया विषय वस्तु को साझा कर सकता है। कथन 2, वेबिनार के माध्यम से वक्ता और प्रतिभागी किसी स्थान पर अवस्थित मल्टीमीडिया विषय वस्तु को साझा कर सकते हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो दोस्तों, इसमें कथन 1 सही है, 2 गलत है। चलिए, जल में स्थायी कठोरता के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं गुण हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की विद्यमानता, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स की विद्यमानता, साबुन के संपर्क में आने पर बहुत झाग उत्पन्न करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की विद्यमानता, और इसे जल को उबालकर दूर किया जा सकता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो डी है, केवल B और D।
कठोर जल हार्ड वाटर साबुन के साथ फैन उत्पन्न नहीं करता। जल में घुलित लवणों के आधार पर जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। अस्थायी कठोरता टेम्परेरी हार्डनेस, जल में मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। चलिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु उचित कार्रवाई करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का परिणाम था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन 1985, लंबी दूरी के सीमा पर वायु प्रदूषण का कन्वेंशन 1983, लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन 1975, CITES मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम 1972। तो डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम 1972। खतरनाक अपशिष्ट अभिलक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं पर विचार किया जाता है? चालकता, दाहकता, संक्षारकता, चुंबकीय प्रवृत्ति और अभिक्रियाशीलता। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों, केवल A, B, C और E और हैं आपके केवल B, C, A, C, D और B, C, D, E। तो B आपका सही उत्तर है, B, C और E। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA द्वारा निम्नलिखित 4 विशेषताओं पर विचार किया जाता है। एक, दाहकता, इग्निटेबिलिटी, संक्षारकता, कोरोसिविटी और तीसरी है अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी और चौथी है विषाक्तता, टॉक्सिटी। चलिए, अर्धचालक के रूप में फोटोवोल्टिक सेल्स में प्राय प्रयुक्त होने वाले बहुक्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन है। भिन्न अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल, समान अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल सिलिकॉन जो अनाकर सिलिकॉन से परिवर्तित होकर बना हो और प्रयोगशाला में विकसित किए गए क्रिस्टल सिलिकॉन। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, भिन्न अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल्स। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रदूषकों को आवासीय क्षेत्रों में 24 घंटे के आधार पर निकाले गए औसत हेतु निर्धारित सीमाओं का सही क्रम क्या है? PM 2.5, PM 10, SOx और PV। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों डी है आपका PM 10, फिर SO, PM 2.5 और फिर PV। चलिए, भारत के अब दोस्तों निम्नलिखित में से क्या UGC का उत्तरदायित्व नहीं है? उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, उच्च शिक्षा को संस्थाओं को परिसरों अनुशासन आरक्षण, संकाय सदस्यों की शोध परियोजना के लिए अनुदान और विश्वविद्यालयों को मॉडल पाठ्यचर्या का सुझाव देना। तो दोस्तों यहाँ अनुशासन वाला पॉइंट ये उनका काम नहीं है, तो ये आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति और क्षेत्र रविन्द्रनाथ टैगोर, S चंद्रशेखर, मंजुल भार्गव और अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन दोस्तों बहुत आपको मैं बता दूं, मुझे इसमें मान लीजिए कुछ नहीं आता, तो मुझे सिर्फ अमर्त्य सेन और रविन्द्रनाथ टैगोर जी आते हैं और मैं इसको सही कर दूंगा। तो ये आपका सही उत्तर है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य। अब S चंद्रशेखर भौतिकी, मंजुल भार्गव आपके हैं गणित और अमर्त्य सेन है अर्थशास्त्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कथन 2 हैं, अभिकथन और तर्क हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे। आइए, अभिकथन क्या है? उच्च शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। तर्क है, उच्च शिक्षा संस्थाओं की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि वे विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो बी आपका दोस्तों सही उत्तर है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। वर्तमान में निम्नलिखित में कौन कौन से प्रकार के विश्वविद्यालय भारत में विद्यमान हैं? सामुदायिक विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय, शोध विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है सी, सामुदायिक विश्वविद्यालय और हैं आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय और हैं आपके निजी विश्वविद्यालय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन 1 है, भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना सर्वप्रथम उपनिवेशक काल में हुई थी।
कथन 2 है, ब्रितानी सरकार की भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं के विस्तार में वास्तव में रुचि थी। तो इसमें जो सही है वो दोस्तों वो 1 सही है लेकिन 2 गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर जब हम चलेंगे तो यहाँ से आपका गद्यांश शुरू हो जाएगा। गद्यांश में से 5 प्रश्न होंगे दोस्तों, मैं बिल्कुल पूरे 5 प्रश्न सही करके आया हूँ। जिन लोगों का एग्जाम बचा है प्रश्न एक भी गलत ना करें। तो गद्यांश में आपके 5 प्रश्न सही होंगे, तो उनका बड़ा ध्यान से और हिसाब से करें। द्वितीय विश्व युद्ध के संपूर्ण विश्व में फुर्सत के क्षण में जबरदस्त रूप में बढ़ोतरी हुई है। मैंने आपसे पहले ही बोला आप प्रश्न 2-3 प्रश्न देख लें, साथ के साथ आपके आंसर मिलते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले गद्यांश को बड़े आराम से पढ़ना है और साथ के साथ वहीं आपके उत्तर मिलते हैं। बहुत अधिक फुर्सत के क्षण का परिणाम होगा निवारण के लिए अधिक सामाजिक मुद्दे। जब स्थानीय उत्पाद निम्न स्तर की गुणवत्ता के हों तो उपभोक्ता की पसंद होगी आयातित वस्तुएं। गुणवत्ता परक वस्तुओं के लिए ज़्यादा खर्च करना, अधिक फुर्सत वाली गतिविधियों में शामिल होना, अभीष्ट खरीदारी को नकारना। तो ये है दोस्तों आपका, जब स्थानीय उत्पाद निम्न स्तर की गुणवत्ता है तो उपभोक्ता की पसंद आयातित वस्तुएं होंगी। ईमानदार निष्पादन का विचार है स्थानीय उत्पादों के लिए उच्च कीमतों से होने वाली आय, ईमानदारी से किए गए कार्य से होने वाली आय, कम कार्य को अधिक लाभ, गुणवत्तापरक उत्पादों और सेवाओं की कीमत का निर्धारण और प्राइसिंग आउट। तो बी है दोस्तों आपका, ईमानदारी से किए गए कार्य से होने वाली आय। उपभोक्ता की मांग वाले गुणवत्तापूर्ण उत्पादकों की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, अधिकाधिक विदेशी वस्तुओं का आयात करने से। डी है, गुणवत्तापरक वस्तुओं को उत्पादित करना और उसका उचित मूल्य रखना। निम्न गुणवत्ता उत्पादक के मुद्दे को इसके माध्यम से समाधान किया जा सकता है। ये है ईमानदार कार्यकुशलता, आयातित वस्तुओं पर उच्च प्रशुल्कों का लगाना, उत्पादन विस्तार को कम करना और गैर स्थानीय श्रमिकों को किराए पर रख के। तो ये है आपका ईमानदार कार्यकुशलता। दोस्तों ये वाला सेट मैंने इसलिए आपको कराया क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न बने थे। आप वीडियो को एंड तक देखें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।